हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावा में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वेरिएबल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम कांस्टेंट मेमोरी बनाते हैं, जिसके लिए फाइनल कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसका क्या यूज़ है प्रोग्रामिंग में, तो वो हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स वैसे मेमोरी होते हैं या वैसे मेमोरी लोकेशन होते हैं जिनका वैल्यू टाइम टू टाइम, यानी कि डिपेंड करता है आप कब उसका वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, आप उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएबल्स आर दोज मेमोरी लोकेशंस या वेरिएबल्स आर represent those memory locations which value may be changed during the execution of program। क्या है? तो वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स आर those memory locations है ना, which value may be changed during the execution of program। during the execution of program, ठीक है। Variables are those memory locations which value may be changed during the execution of program। जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, वैसे मेमोरीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ऐसा मेमोरी बनाए थे जिसका वैल्यू हमने फिक्स कर दिया था जो कि चेंज नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वैल्यूज हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते। जैसे पाई का वैल्यू फिक्स है और ग्लोबली यूनिवर्सली फिक्स है कि ये पाई का वैल्यू 22/7 यानी 3.147 होगा ही होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे डेटा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है या कभी चाहते ही नहीं कि कोई कर सके, तो उसको हम कांस्टेंट में स्टोर कर लिए। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम केस, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मैक्सिमम ऐसा केस जो होता है जिसमें क्या होता है कि हमें ऐसे मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वैल्यू को हम चेंज कर सकें, जिसमें कभी कुछ और मतलब ज़रूरत के अनुसार उसमें डिफरेंट वैल्यू को स्टोर किया जा सके। तो वैसा मेमोरी हम किसके थ्रू बनाएंगे? वेरिएबल्स के थ्रू। वैसे मेमोरी लोकेशंस को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमको वेरिएबल ऐसा कॉन्सेप्ट, हमको ऐसा फीचर प्रोवाइड कर देता है कि आप कोई भी मेमोरी बनाने के बाद उसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स भी आप जो वेरिएबल बनाने का जो तरीका है, जो सिंटेक्स है, वो क्या है? सिंटेक्स इसका क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या देना है? डेटा टाइप। अभी हम डेटा टाइप नहीं पढ़ाए हैं, बस डेटा टाइप के बारे में इतना ही जानिए कि ये आपके मेमोरी के टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि वो इस मेमोरी में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। देन यहाँ पर मेमोरी नेम और वेरिएबल नेम बोल सकते हैं, और इज इक्वल टू में वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिर्फ डेटा टाइप देन मेमोरी नेम, ठीक है। डेटा टाइप और मेमोरी नेम लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, ये वैल्यू दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मेमोरी में ये वैल्यू फिक्स हो गया है ना, ये उसमें स्टोर हो गया है, बट आप किसी भी लोकेशन पर इस मेमोरी के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल में क्या होगा कि हमने लिखा INT, ये एक डेटा टाइप है जो ये बताता है कि जो मेमोरी बनने वाला है वो इंटीजर टाइप का बनेगा, यानी कि उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। पिछले क्लास में आपको कांस्टेंट में हमने बताया भी था कि कितने तरह के कांस्टेंट बनते हैं। तो उसी तरह से यहाँ मेमोरी वेरिएबल बनाने समय भी हमारे पास डेटा टाइप्स अलग अलग हैं, जो कि ये बताते हैं कि आप किस टाइप का मेमोरी बनाने वाले हैं, किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इंट लिखा, इंट के बाद n लिख दिया। तो ये क्या किया, n नाम से एक मेमोरी रिजर्व कर दिया आपके
कंप्यूटर में, कंप्यूटर से कोई भी ब्लैंक मेमोरी जो अनयूज्ड था, उस समय यूज में नहीं था, उसको पिक किया और उसका नाम n रख दिया और उसका टाइप क्या कर दिया, इंटीजर। ठीक है, और ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, यानी कि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, जो वेरी करे। ठीक है, नेक्स्ट इसी को इस तरह से भी बनाया जा सकता है। एक और मेमोरी हमने बनाया, इंट f इज इक्वल टू 25। तो ये क्या किया, ये भी एक मेमोरी पिक किया, उसका नाम f रखा, टाइप इंटीजर कर दिया। ठीक है, और इसमें स्टोर क्या कर दिया, 25। अब क्या होता, किसी भी लोकेशन पर आप n के वैल्यू को अगर आप रखना, n में आप 63 रखना चाहते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या कर दिए, 63। तो ये 63 क्या हो जाएगा, इसमें असाइन हो जाएगा। अब आप अगर किसी लोकेशन पर f इज इक्वल टू 95 कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। कांस्टेंट के टर्म में इस तरह से करने पर एरर आ रहा था, बट इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ये क्या करेगा, इस 25 को रिप्लेस कर देगा 95 से, यानी कि यहाँ से इस लोकेशन तक f का वैल्यू 25 रहा, मतलब इसके बीच में अगर कभी भी f को एक्सेस कीजिएगा इतने बीच के बीच में तो 25 वैल्यू देगा, बट इस लोकेशन के बाद अब f का वैल्यू 95 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक n का वैल्यू क्या होगा, तो n का डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक n का वैल्यू 0 रहेगा, लेकिन इस लोकेशन के बाद n का वैल्यू 63 हो जाएगा। इसी तरह आप किसी और अनदर लोकेशन पर जाके n का वैल्यू 195 कर दिए या -195 कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, अभी n का वैल्यू 63 से रिप्लेस हो जाएगा -195, और यहाँ से यहाँ तक आपका n का वैल्यू 63 चला, यानी कि इसके बीच में अगर कहीं भी n एक्सेस हुआ तो 63 मिलेगा, बट इस लोकेशन के बाद n का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, वो -195। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैसे मेमोरी लोकेशन जिनका डेटा, जिनका वैल्यू हम कभी भी किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें हम कभी भी किसी भी दूसरे डेटा के साथ उसके पुराने वाले डेटा को रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जो वेरी करे। समझ में आ गया हो, बस छोटा सा टॉपिक था। इसमें भी अलग अलग हम डेटा टाइप को यूज करके अलग अलग टाइप के मेमोरी को हम बनाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करने के लिए मिले। कभी आपको पॉइंट वाला वैल्यू भी मिल जाएगा, कभी कैरेक्टर मिलेगा, कभी स्ट्रिंग मिलेगा। तो अलग अलग तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए अलग अलग आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, देखिए अब वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे रूल हैं। एक तो पहला रूल है कि डायरेक्ट आप इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के वेरिएबल में, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, हाउ टू स्टोर वैल्यूज इनटू वेरिएबल, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहला तो है बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे तो नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर ही के थ्रू ही होगा, ठीक है, हमेशा। और दूसरा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा जो हो रहा है, जो डायरेक्ट हम असाइन कर दे रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू को उसमें, ठीक है। और दूसरा हो जाता है हमारा कि बाय यूजिंग रीड मेथड, रीड मेथड के का यूज करके भी आप यूज कर सकते हैं, रीड करवा डेटा को स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग रीड मेथड, ठीक है। रीड मेथड आपके पास रीड मेथड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन किए, जो वैल्यू फिक्स था 95, 63 इस तरह से वैल्यू असाइन किए, तो ये हुआ बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका जो इक्वल टू है यही है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू जो होता है यही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका यूज करके आप डायरेक्ट असाइन कर दिए कोई डायरेक्ट वैल्यू, है ना। तो इसमें एक फिक्स है, पता चल रहा है कि एफ में हमेशा 95 जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि पहले से उसमें कोई वैल्यू फिक्स किया जाए कि 95 ही जाएगा। हम चाहते हैं कि रन टाइम में, अब प्रोसेस हो रहा है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, प्रोसेस हो रहा है, उस वक्त हम यूजर से मांगे इनपुट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि हम यूजर से मांगते हैं, यूजर के चॉइस पर होता है। हम क्या करते हैं कि यूजर से कहते हैं कि भाई तुम क्या वैल्यू, जैसा अब कैलकुलेटर का ही एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो कैलकुलेटर में पहले से तो प्रिडिक्ट नहीं होता है कि कौन सा वैल्यू ऐड होगा। अगर हम कैलकुलेटर ऐसा बना दें कि ऑन किए और लगा वो 5 + 2 + 9 + 6 करने, और जब कोई ऑन ऑफ करके फिर ऑन करा तो 5 + 2 + 9 + 6, तो कहे कि हमेशा ही सेम वैल्यू रीड कर रहा है और ऐड कर रहा है, तो उसको फिर वो परचेज नहीं करेगा। वो चाहता है कि हम जो वैल्यू दें वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो,
है ना, हमेशा ऐड ही करेगा, वो भी फिक्स वैल्यू ले लिया है उसी को ऐड किए जा रहा है तो उसको कोई यूज नहीं करेगा। तो उस केस में अब यूजर से आप इनपुट मांगिएगा तो यूजर भी डेटा इनपुट करेगा तो आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर कीजिएगा ना, तो उसको स्टोर कहाँ कर सकते हैं, तो आपको स्टोर करने के लिए वैसा ही मेमोरी चाहिए जिसका वैल्यू चेंज हो, क्योंकि यूजर कब क्या इंटर करेगा ये पहले से प्रिडिक्ट है नहीं, कभी 5 करेगा, कभी 95 करेगा, कभी 63 करेगा, तो ऐसा मेमोरी आप नहीं ना रखिएगा जिसका वैल्यू फिक्स कर दीजिएगा कि हमेशा 95 ही रहेगा, तब तो वैल्यू यूजर से इनपुट लीजिएगा तो उसको स्टोर कहाँ कीजिएगा, ठीक है, वो तो अलाउ करेगा नहीं फिक्स मेमोरी वाला, तो कॉन्स्टेंट मेमोरी। तो हम उसके लिए वेरिएबल मेमोरी को ही यूज करते हैं कि जो भी यूजर इनपुट करेगा हम उसको उसमें स्टोर कर लेंगे। तो वेरिएबल मेमोरी में तो वहाँ पर रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम लोग रीड मेथड यूज करते हैं। अब अलग अलग है, इसमें अब आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो वहाँ हम सीखेंगे कि हमारे पास एक स्कैनर क्लास है, एक बफर रीडर क्लास है जो कि हमको अलग अलग मेथड देता है टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एट द रन टाइम, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी जो इनपुट लेंगे उसको हम बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ही असाइन करेंगे उस गिवन मेमोरी में, ठीक है। तो वो ज़्यादा वो बाद का चीज़ है, बस अभी समझिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैसे मेमोरी लोकेशन जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। देख लीजिए इसको इरेज करते हैं अब। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो अभी तक हम कांस्टेंट में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताए और वेरिएबल में भी बताए। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो डेटा टाइप्स आर दोज कीवर्ड्स, पहले तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आर दोज कीवर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ द गिवन मेमोरी लोकेशन which are going to be reserved in a given memory name, है ना। यानी कि डेटा टाइप्स वैसे कीवर्ड्स हैं जो कि जो मेमोरी असाइन किया जा रहा है, रिजर्व करके असाइन किया जा रहा है किसी मेमोरी में, मेमोरी नेम में, उसके टाइप को डिफाइन करते हैं। टाइप को डिफाइन करने का मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द गिवन मेमोरी लोकेशन। टाइप को डिफाइन करने का मतलब कि ये बताते हैं कि किस तरह का डेटा उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होने वाला है या होगा, है ना। साथ ही साथ समझ में आया, जैसे अब आपको अगर नंबर स्टोर करना है, न्यूमरिक वैल्यू अभी बिना पॉइंट वाला तो INT, अलग अलग है। अगर डेसिमल वाला इनपुट स्टोर करना है तो आपके पास फ्लोट और डबल दो है, तो अलग अलग आपके पास डेटा टाइप्स हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उस गिवन मेमोरी लोकेशन में। ये तो हो गया। नेक्स्ट और ये क्या डिफाइन करते हैं, तो ये साथ ही साथ उसके साइज को भी डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिफाइन ऑल्सो द साइज ऑफ द गिवन मेमोरी लोकेशन। साइज कहने का मतलब क्या है, अब मेमोरी आप रिजर्व किए, एक नाम बना ए में आप मेमोरी रिजर्व करना चाहते हो, कितना मेमोरी है ना, अमाउंट ऑफ मेमोरी कुछ होगा ना। ऐसा नहीं ना कि आप कंप्यूटर में जितना ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है जो यूज नहीं है सारा उठा के ए में असाइन कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहाँ पर ये डेटा टाइप्स ये भी डिफाइन करने का काम करते हैं कि उस मेमोरी लोकेशन में कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोर रिजर्व किया जाएगा। जैसे इंटीजर कहता है कि हम 8 बाइट स्टोर करेंगे, ठीक है, फ्लॉट और डबल बोलता है कि हम 16 बाइट। तो अलग अलग जो डेटा टाइप्स हैं वो अलग अलग साइज को भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ मेमोरी इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन अ गिवन मेमोरी नेम, है ना, रिजर्व इन अ गिवन मेमोरी नेम। तो उस चीज़ को भी ये डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ ये डिफाइन करते हैं, लेंथ यानी कि कितना डेटा, जो डेटा का रेंज है, रेंज को डिफाइन करते हैं। जो डेटा स्टोर होने वाला है वो कितना रेंज तक का डेटा उसमें स्टोर होगा। मतलब जैसे अब किसी मेमोरी को हम बनाए, ठीक है, एक मेमोरी हमने बनाया, अब इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा का तो रेंज क्या है, इनफाइनाइट तक है। स्टार्ट होगा 0 से, माइनस में भी जाएगा और प्लस में भी इनफाइनाइट जाएगा। यहाँ से जाएगा तो प्लस में भी इनफाइनाइट जाएगा और इधर वापस जाइएगा तो इधर माइनस में भी इनफाइनाइट जाएगा। तो
तो कितना दूर तक, कितना बड़ा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं? क्या हम इसमें 2 स्टोर कर सकते हैं? क्या इसमें ये नंबर स्टोर कर सकते हैं? क्या इतना बड़ा नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए अब इसका साइज जो डिफाइन होता है कि कितना मेमोरी इसके अंदर रिजर्व हुआ है इस नाम के अंदर, तो अब ऐसा नहीं ना कि आप मेमोरी बना दिए 2 बाइट का और स्टोर किए जा रहे हैं आप 1000 बाइट का डेटा स्टोर कर दिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो साइज के अनुसार इसका रेंज भी फिक्स होगा कि नहीं इतने ही रेंज तक का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा रेंज या इससे बड़ा रेंज का डेटा अगर आप इसमें स्टोर कीजिएगा तो स्टोर नहीं होगा, है ना, या होगा भी तो वो अनदर वैल्यू को स्टोर करेगा उसको रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारा डेटा टाइप डिफाइन करता है जब हम मेमोरी को क्रिएट करते हैं, इस समय डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो डेटा टाइप हमारे किस किस पर्पस के लिए यूज होता है? सबसे पहला ये मेमोरी के टाइप को डिफाइन करता है। टाइप कहने का मतलब किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, कैरेक्टर, फ्लॉट, ये सब, बुलियन, है ना, बहुत सारा है। नेक्स्ट डिफाइन करता है उसका साइज, है ना, साइज मतलब कितना मेमोरी, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी इज गोइंग टू बी रिजर्व्ड इन अ गिवन मेमोरी लोकेशन, कितना बाइट मेमोरी उस मेमोरी लोकेशन में रिजर्व होगा, वो डिफाइन करता है साइज। तीसरा उसका रेंज, डेटा का रेंज, जो उसमें डेटा स्टोर होने वाला है उसका रेंज क्या होगा, कितना रेंज तक का डेटा उसमें स्टोर होगा, उस चीज़ को भी ये डेटा टाइप डिफाइन करता है। तो 3 चीज़ हमारा डिफाइन करता है, इसको हम लिख देते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स का क्या है, तो डेटा टाइप्स आर those keywords which are used to define the following things about the memory which are going to be reserved in given memory name। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि क्या चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट में है आपका टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी मतलब विच टाइप ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, विच टाइप ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जैसे इसमें एग्जाम्पल में इंटीजर, फ्लॉट, इंटीजर, रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, एक्सेट्रा। तो ये टाइप को डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, है ना, वो टाइप ऑफ मेमोरी को। दूसरा ये क्या डिफाइन करेगा, सेकेंड क्या था, तो ये उसके साइज को डिफाइन करेगा, है ना, साइज ऑफ मेमोरी। साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी कहने का मतलब कि हाउ मेनी बाइट्स, है ना, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी इज रिजर्व्ड इन गिवन मेमोरी लोकेशन, या रिजर्व्ड, है ना, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व। ठीक है, ये हमको बताता है। तीसरा
हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ मेमोरी, लेंथ ऑफ डेटा, है ना, यस क्या हो जाता है, रेंज, रेंज ऑफ डेटा, है ना, क्या कितने अमाउंट ऑफ डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। रेंज क्या होगा, जो हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं वो चीज़ ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमारा डेटा टाइप डिफाइन करता है, टाइप ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी और रेंज ऑफ डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा और डेटा रेंज जो भी बोलिए। ठीक है, समझ में आया, फ्रॉम वेयर टू वेयर, है ना, अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब कहाँ से कहाँ तक का डेटा ये स्टोर करेगा, ये चीज़ हमारा ये डिफाइन करता है डेटा टाइप्स। ठीक है, लिखिए, अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स है जावा में कौन कौन से, इसको इरेज करते हैं हम। आपको लिखना है तो पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स इन जावा, डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स इन जावा क्या है, अब जावा में जो डेटा टाइप्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो कौन कौन से कैटेगरी हैं, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है आपका न्यूमरिक, या और नहीं सॉरी प्रिमिटिव, क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं तो वो इस कैटेगरी में वैसे डेटा टाइप्स आपके पास आएंगे, वैसे कीवर्ड्स आएंगे जो सेल्फ एबल होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, मेमोरी को रिजर्व करके वो तीनों चीज़ जो प्रॉपर्टी है उन तीनों प्रॉपर्टी को असाइन करवा देना, डिफाइन कर देना, है ना। वैसे कीवर्ड्स या वैसे डेटा टाइप जो सेल्फ एबल होते हैं या सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, उन तीनों चीज़ों को डिफाइन करने के लिए किसी गिवन मेमोरी नेम पे, ठीक है, नेम के लिए। समझ में आया। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो सच डेटा टाइप्स, सच डेटा टाइप्स, ठीक है, विच आर सेल्फ कैपेबल, विच आर सेल्फ कैपेबल और इंडिपेंडेंट टू रिजर्व मेमोरी and assign all the properties and assign all the properties in given memory name, in given memory name। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव के बारे में क्या है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो वैसे डेटा टाइप्स या कीवर्ड्स जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर डिपेंडेंट होते हैं टू रिजर्व द मेमोरी, है ना, यानी कि सच कीवर्ड्स, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं सब कीवर्ड्स ही हैं, सच कीवर्ड्स, है ना, विच आर dependent on primitive data types, primitive data types to reserve memories, क्योंकि इनको भी मेमोरी चाहिए टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो ये अपने आप में इतना कैपेबल नहीं होते हैं
कि ये मेमोरी को अकेले अपने दम पर रिजर्व कर लें और वो सारा प्रॉपर्टीज असाइन करवा पाएँ। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हैं मेमोरी को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपका दो टाइप आएगा। एक आपका आ जाएगा न्यूमरिक, ठीक है, न्यूमरिक, और दूसरा आ जाएगा आपका नॉन न्यूमरिक, नॉन न्यूमरिक। ठीक है, न्यूमरिक डेटा टाइप और नॉन न्यूमरिक, ये दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आएंगे। तो न्यूमरिक में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? तो न्यूमरिक में आ जाएगा आपका इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, और दूसरा आ जाता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, या इसको रियल वैल्यू भी बोलते हैं, रियल वैल्यू। ठीक है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट और रियल वैल्यू। नॉन न्यूमरिक में आपके पास क्या आ जाएगा? तो कैरेक्टर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग और बुलियन। ठीक है, और क्या आएगा? बुलियन। ये सब आपका आ जाता है नॉन न्यूमरिक में। तो ये सारे हमारे क्या हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, समझ में आया? और प्रिमिटिव में न्यूमरिक, नॉन न्यूमरिक, न्यूमरिक में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और रियल वैल्यूज, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कैरेक्टर, स्ट्रिंग और क्या था हमारा? बुलियन वैल्यू, है ना। और नॉन प्रिमिटिव में आपका क्या क्या आ जाता है? तो नॉन प्रिमिटिव में आपका आता है क्लास, है ना, जो क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, देन एरे, और एक आता है आपका इंटरफेस, इंटरफेस। ये तीनों हमारे नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं। ये तीनों उन्हीं को एक्सेस करेंगे टू रिजर्व द मेमोरी। ठीक है, समझ में आया? लिखिए इसको। अब इंटीजर में कौन कौन से डेटा टाइप्स आएंगे? तो इंटीजर में हमारे पास आ जाता है INT, और INT आएगा इंटीजर के लिए। ठीक है, इंटीजर के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होगा? INT। फ्लोटिंग के लिए आपका यूज होता है फ्लॉट और डबल। ठीक है, फ्लॉट और डबल। कैरेक्टर के लिए आपका यूज होता है कैर। स्ट्रिंग के लिए यूज होगा आपका स्ट्रिंग के लिए आपका स्ट्रिंग ही यूज होता है, स्ट्रिंग नाम का ही एक डेटा टाइप है आपके पास, है ना। बुलियन के लिए आपका बूल यूज होगा। ठीक है, बूल नाम का आपका कीवर्ड है जो कि यूज होगा टू डिफाइन द बुलियन टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक फ्लॉट, डबल, यहाँ एक लॉन्ग भी होगा इंटीजर में, लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग, है ना। और इसके अलावा बाइट और शॉर्ट भी आ जाएगा इंटीजर में, बाइट और शॉर्ट, बाइट और शॉर्ट। ठीक है, ये सब आपका इंटीजर में आ जाएगा। डबल, इसमें फ्लॉट और डबल हो गया, और इधर आपका क्या क्या है? कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुलियन। ठीक, और एक और आपके पास डेटा टाइप होता है वॉइड भी होता है, वॉइड, जो कि नल वैल्यू को स्टोर करता है। एक और आपके पास वॉइड डेटा टाइप होता है, वॉइड डेटा टाइप, जो कि नल वैल्यू स्टोर को डिफाइन करता है, नल वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, और इधर तो आपको दिख ही रहा है क्लास, इंटरफेस और एरे, ये उनको यूज करेंगे। इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लॉट, वॉइड, कैर, स्ट्रिंग और बूल। वॉइड का ज़्यादातर यूज होता है आपका मेथड्स को डिफाइन करने समय। ठीक है, मेथड्स का रिटर्न टाइप को डिफाइन करने समय ज़्यादातर वॉइड का यूज होगा, नहीं तो वॉइड का यूज बहुत कम है। और ये सारे स्मॉल कैरेक्टर में है, कोई कैपिटल कैरेक्टर नहीं है। स्ट्रिंग का बस एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में भी। वॉइड का भी स्मॉल है। ठीक है, वॉइड आपका नल वैल्यू के लिए होता है। नल वैल्यू मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो, है ना। और बूल में आपका क्या स्टोर होता है? दो वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। बूल में आपका क्या स्टोर होगा? ट्रू और फॉल्स। इसको लिख लीजिए। तो इसको इरेज करके फिर हम उनका रेंज वगैरह लिखवा देते हैं आपको।
पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला है आपका बाइट, बाइट, ठीक है। बाइट का जो आपका साइज है, ये कितना साइज है, साइज है 1 बाइट, यानी कि बाइट से अगर आप कोई मेमोरी रिजर्व करेंगे तो 1 बाइट लेगा। इसका वैल्यू हो जाता है, मिनिमम वैल्यू है -127 से लेकर मैक्सिमम 127 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट, शॉर्ट का आपका क्या है 2 बाइट, 2 बाइट। ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, -32768 से 32767 तक। ये आपका C++ में पढ़ रहे होंगे तो इंट का वैल्यू था, बट यहाँ ये शॉर्ट का वैल्यू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ आपके पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर आपका कितना है 4 बाइट, और इसका जो रेंज है वो है -214748364 से लेकर 214748364 तक, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा रेंज याद नहीं रहता, इसलिए देखकर मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ से बुक से। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग, लॉन्ग है आपका 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट। इसका जो रेंज है, इसका और बड़ा रेंज है 9223372036857808, ठीक है, से लेकर 922337854807, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर स्टोर करना है तो आपको लॉन्ग में ही मेमोरी बनाना होगा, तभी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का होता है। आप अगर इंट में बना के कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कीजिएगा तो यहाँ 3 3 6 3 9, ये भी 10 डिजिट का है, बस ये है क्या कि 2 से ही स्टार्ट है, 2 तक ही है ना। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9 से शुरू हो जाता है, 8 से भी होता है, 7 से, तो वो इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमको लॉन्ग बनाना होगा, है ना। तो ये तो था हमारा इंटीजर में। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉट और डबल। फ्लॉट, फ्लॉट से अगर मेमोरी बनाते हैं तो ये 4 बाइट लेगा, ठीक है, 4 बाइट मिनिमम। ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में होता है, मैथमेटिक्स में आप एक्सपोनेंशियल का टर्म जानते होंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आपका क्या होता है, 3.4 e -038 से लेकर 1.7, ठीक है, e प्लस 0.38। और डबल का हो जाता है आपका, डबल का रेंज फ्लॉट से ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर हम लोग डबल को ही यूज करते हैं। ये 8 बाइट, और ये इसका रेंज हो जाता है 3.4। देखिए रेंज दोनों का ये जो साइज है कहाँ से कहाँ तक ये सेम है, बट इसका जो मेमोरी है कैपेसिटी ये 8 बाइट है, तो हम ज़्यादातर हम लोग डबल को ही यूज करेंगे, ठीक है। 1.7 e प्लस 308, ये इसका देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसका ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका प्लस 308 है, वो 0.38 था, तो इसलिए हम लोग डबल को ज़्यादातर यूज करते हैं। और आपका कैरेक्टर, आपका जो था कैरेक्टर, वो सिंगल कैरेक्टर के लिए स्टोर होता है, 2 बाइट मेमोरी लेता है ना। कैरेक्टर आपका क्या लेगा, 2 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है, 2 बाइट।
अब कैरेक्टर में एक सिंगल कैरेक्टर यूज स्टोर होता है, सिंगल कैरेक्टर में सारा अल्फ़ाबेट, सारा डिजिट और सारा सिंबल आ जाएगा, है ना। तो इसका वैसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं लिख सकते कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक 0 से 9, ये नहीं। इसमें सारा अल्फ़ाबेट, सारा डिजिट यानी कि ऑल अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स, है ना, डिजिट्स, सिंगल डिजिट, याद रखिएगा डबल डिजिट नहीं, सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है, सिंगल डिजिट, ठीक है, और सिंबल्स। अब इसमें याद रखिएगा सब सिंगल, ये अल्फ़ाबेट भी तो सारा अल्फ़ाबेट एक साथ ग्रुप में नहीं, एक एक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, स्मॉल ए, पी, है ना, स्मॉल पी, या फिर आपका यूज हो सकता है 0, 9, ठीक है। इसी तरह आप इसमें डॉलर का साइन, @ कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया कैरेक्टर में। और नेक्स्ट है आपका बुलियन। अब स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग के बारे में बस यही जानिएगा कि स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है ना। बहुत सारा कैरेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बनाएगा, जैसे वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो वहाँ अब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो अगर 10 कैरेक्टर का वर्ड अगर आप लिखे हैं तो समझिए कि एक कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा है, तो 10 कैरेक्टर 20 बाइट लेगा, तो उस वर्ड का साइज हो जाएगा 20 बाइट्स, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग के बारे में हम साइज डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो 2 बाइट होगा कि 4 बाइट, वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है। अगर कैरेक्टर 40 है तो एक कैरेक्टर 2 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर का साइज 2 बाइट होता है, तो 40 कैरेक्टर का 40 × 2 यानी 40 × 2 80 बाइट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग का साइज हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट है हमारा बुलियन, ठीक है, बुलियन, ठीक है। बुलियन के लिए हमारा बुलियन कीवर्ड, सॉरी बूल वहाँ हम लिख दिए थे अभी, बूल कीवर्ड आपका C++ में है। यहाँ पर आपका बुलियन डिफाइन करने के लिए आपका बुलियन ही कीवर्ड है, जिसमें बी स्मॉल में है, ठीक है। बुलियन कीवर्ड का यूज करेंगे हम लोग डिफाइन करने के लिए। और इसमें हमारा 2 डेटा स्टोर होता है। एक आइदर ये क्या स्टोर करता है, स्टोर ओनली 2 वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। स्टोर ओनली 2 वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को स्टोर करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो ये था सारा डेटा टाइप के बारे में। आप लोग को ये डेटा टाइप पता होना चाहिए, है ना। कैसे इससे मेमोरी हम क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी क्रिएट करने का सिंटेक्स वही, आप वेरिएबल क्रिएट कीजिए या कांस्टेंट क्रिएट कीजिए, आपको डेटा टाइप देना ही देना है, ठीक है। और मेमोरी नेम, ये जो हम सिंटेक्स लिख रहे हैं ये वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स है। कांस्टेंट का सिंटेक्स आपको पता ही है, जो भी लिखिए वहाँ टाइप के जब इन्हीं में से कोई एक आपको लिखना होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ बना दिया फ्लॉट, या हमने यहाँ बनाया है बाइट से मेमोरी बनाया, बाइट एक्स। तो ये क्या होगा, एक्स नाम का एक मेमोरी रिजर्व करेगा जिसका टाइप कर देगा बाइट, ठीक है। और अब आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा आप इसमें कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, -127 से 127। तो किसी ने इसमें स्टोर किया, स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर x = 24, तो इसमें क्या हो गया 24 असाइन हो गया। फिर किसी ने किसी लोकेशन पर x = -63, तो ये 24 रिप्लेस होगा -63 से, ठीक है। फिर किसी लोकेशन पर यूजर ने क्या किया, x = 129, तो अब आप यहाँ देखिएगा कि इसका तो रेंज ही है 27 तक, 127 तक, और यहाँ स्टोर किया जा रहा 129। तो अब ये क्या करेगा, एरर नहीं देगा, लेकिन ये इसको रिप्लेस करेगा किसी अनदर वैल्यू को। अब रिप्लेसमेंट का काम कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए किसी का रेंज -5 से +5 तक है, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यूजर ने अगर 5 से बड़ा वैल्यू डाल दिया, अगर रेंज इतना से इतना तक है और वैल्यू इससे बड़ा है, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर घूम जाएगा और पीछे से इसमें स्टार्ट कर देगा। तो अगर 6 डाला तो -5,
7 डाला तो -4, 8 डाला तो -3, 9, -2, 10, -1, 11, 0 हो जाएगा, 12, 1, 13, 14, 15, 16, फिर 17 हुआ तो यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी किसी में गोल गोल घुमाएगा। तो इसी तरह यहाँ 129 किए तो 128 जाता -127 पर और 129 जाएगा -126 पर, तो ये रिप्लेस हो जाएगा -126 से। समझ में आया। तो ये रेंज का मीनिंग यही हुआ कि रेंज इसका जहाँ तक है उतने ही रेंज तक में आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का वैल्यू डालिएगा तो वो उसी में सर्कुलर घूम जाएगा, बट वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा सर्कुलर घूमने के बाद जिस वैल्यू पर वो आएगा। ठीक है। तो ये था आपका डेटा टाइप्स कैसे हम बनाते हैं। इसको ऑलरेडी कांस्टेंट या वेरिएबल बनाते समय हम यूज करेंगे। ठीक है। अब बच गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे बनाते हैं वो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, एरे क्रिएट कैसे करते हैं, इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब हम देखेंगे। और उस समय हम देखेंगे कि क्लास के अंदर इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज किया जाएगा टू रिजर्व द मेमोरीज फॉर द क्लास। ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब इसमें आपके पास क्या है, प्रिमिटिव के बाद है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे बनेगा, तो क्लास वगैरह में हम बताएंगे, लेकिन एक हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्लास क्रिएट करने का जो रूल है, हम लिखते हैं क्लास, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि इसने इस नाम का मेमोरी बनाया, इस नाम का ये ग्रुप बनाने वाला है ना। इस एक ग्रुप बना रहा है इस नाम से, ठीक है। ये मेमोरी नहीं बन रहा। और इस ग्रुप के पास क्या होंगे, मेमोरीज भी होंगे और मेंबर्स भी होंगे। तो अब मेमोरीज कहाँ से इसको मिलेगा, तो ये अपने तो है नहीं कि मेमोरी बना लेगा। ये तो जब कहेगा तो कहेगा ग्रुप ही बनाएंगे हम। तो जब ग्रुप बना रहे हो तो मेमोरी चाहिए उसमें, अगर मेमोरी चाहिए तो ये फिर वही यूज करेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यानी कि इसके अंदर अगर डेटा मेंबर्स बनाना है, डेटा मेंबर्स क्या कहलाते हैं, तो वही जो मेमोरी ये डिफाइन करेगा, है ना, अपने अंदर टू स्टोर द वैल्यूज और इंफॉर्मेशन, वो डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। और फिर यहाँ पर मेंबर मेथड भी होगा इसके पास। वो मेंबर मेथड्स जो होते हैं वो वर्क यानी कि टास्क परफॉर्म करते हैं इन डेटा मेंबर्स के साथ, ठीक है। टास्क परफॉर्म करना मतलब उन डेटा मेंबर्स में डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को रिट्रीव करेगा, डिस्प्ले करेगा, और क्या कहते हैं उसके साथ कोई कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट स्टोर करेगा। तो इस तरह के टास्क को उन डेटा मेंबर्स पर इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू द मेंबर्स मेथड, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स में हमारा क्या आएगा, तो वही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर मेमोरी, टू डिफाइन मेमोरी, ठीक है। तो वही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही यूज होगा। तो ये था हमारे क्लास के बारे में। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर में, आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा डेटा टाइप्स या वेरिएबल से रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।